नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आरएसएस, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, हालांकि हम सबको इस बात का एहसास है कि भारत के विरुद्ध राजनीति करने वाले व्यक्ति, भारत में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले व्यक्तियों के निशाने पर आरएसएस हमेशा से रहा है। जिस दिन वो पहले दिन से निर्माण हुआ, चाहे वो उस समय की अंग्रेज सरकार रही हो, उसने भी आरएसएस के ऊपर हमले किए। उसके बाद नेहरू सरकार रही हो, गलत केस में फंसाकर आरएसएस पर बैन लगाया गया। चाहे वो राम मंदिर का केस रहा हो, राम मंदिर के आंदोलन रहा हो, उस पर आरएसएस पर बैन लगाया गया, या फिर वो इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई हो, तब भी आरएसएस पर बैन लगाया गया। अब प्रैक्टिकली आरएसएस पर बैन लगाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि देश जो है वो संघ के साथ, आरएसएस के साथ घुल मिल चुका है। लेकिन प्रयास लगातार, चूंकि इस समय का युद्ध जो चल रहा है हमारे देश में, वो युद्ध एक वैचारिक क्रांति का चल रहा है। आरएसएस को इस बात का श्रेय तो जाता ही है कि देश में एक वैचारिक क्रांति लाने का श्रेय उनको है, क्योंकि उन्होंने वैचारिक रूप से भारत भारतीयों का है, भारत एक राष्ट्र है, भारत में नेशनलिस्ट राष्ट्रवाद को प्रखर रूप से लेकर आए, जिसकी वजह से जो विरोधी शक्तियां पीछे पीछे षड्यंत्र करती थीं, या पीछे से कुछ न कुछ तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, तुष्टीकरण की वजह से देश में बहुत कुछ खोखला किया जा रहा था, उस पर जनता मुखर होकर कहना शुरू कर दिया। इसलिए संघ को इसका श्रेय तो जाता है। लेकिन साथ में बात यह आती है, क्या विरोधी लोग लगातार संघ को टारगेट करते हैं, और क्यों करते हैं आखिर? संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। आरएसएस किसी चुनाव में नहीं जाता, आरएसएस किसी का विरोध नहीं करता। आरएसएस अपना काम करती है। काम क्या करती है? हिंदू एकत्रीकरण का कार्य करती है, राष्ट्र निर्माण का कार्य करती है, व्यक्तित्व निर्माण का कार्य करती है। सवाल यह आया कि कल दिल्ली हाईकोर्ट ने, कल मैं ना कहूं, पीछे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस जो संघ के एक स्वयंसेवक ने फाइल किया था बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के खिलाफ। ये अखबार के खिलाफ ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में एक राइटर मिताली सरन ने आर्टिकल लिखा। मिताली सरन के इस आर्टिकल को देखते हुए जो केस हुआ, उसके लिए इस अखबार के डायरेक्टर A.K. भट्टाचार्य और मिताली सरन को के खिलाफ केस फाइल हुआ डिफेमेशन का। हालांकि मेरा मानना है कि डिफेमेशन का केस नहीं बनता था, और डिफेमेशन का केस जिस स्वयंसेवक ने फाइल किया था, तो उसको पहले कुछ वकीलों से चर्चा करनी ही चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये डिफेमेशन का केस नहीं बनता था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें दूसरे केसेस इंसल्ट के बनते थे। किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ षड्यंत्र करना, इनके केसेस वो बनते थे। क्या है इस मामले में? क्या हुआ? क्या आखिर हुआ ये कि एक एडवोकेट, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी रहा होगा, लोकाक्ष शुक्ला, उसने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार और मिताली सरन के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की लोअर कोर्ट में, धारा 499 आईपीसी के तहत। मामला क्या था? बिजनेस स्टैंडर्ड में मार्च 2016 में एक आर्टिकल छापा जिसका नाम था लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। मुझे समझ नहीं आया कि बिजनेस स्टैंडर्ड में इस तरह के आर्टिकल क्यों? वो बिजनेस स्टैंडर्ड है तो बिजनेस का मतलब बिजनेस करना चाहिए। मैं मान लूँ कि बिजनेस स्टैंडर्ड नाम रखा है, बाकी का जो सारा मामला है वो एनालिसिस करने का है। एक बात पक्की है कि न्यूज़ एंड व्यूज़ आर द टू डिफरेंट थिंग्स। एक न्यूज़ देने वाला है कि क्या चल रहा है, वो अपने व्यूज़ नहीं देता। आर्टिकल्स में व्यूज़ होते हैं, जैसे द हिंदू है, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये कुछ अखबार हैं जो इसमें अपने व्यूज़ देते हैं, और देश को बरगलाने के लिए, देश को दिशाहीन करने के लिए क्या क्या नहीं लिखते। मिताली सरन ने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में कितनी गंदी बातें आरएसएस के लिए कही गई। आरएसएस के लिए गंदी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आरएसएस को देखना है तो अटल बिहारी वाजपेयी को देखना चाहिए, आरएसएस को देखना है तो मोदी जी को देखना चाहिए, अगर आरएसएस को देखना है तो आरएसएस के उन प्रचारकों को, 10,000 प्रचारकों को देखना चाहिए जो अपना घर परिवार छोड़कर देश हित में काम करते हैं और 1 रुपया भी नहीं लेते। खाना कार्यालय में मिल गया तो अच्छा है, अदरवाइज खाने के लिए भी किसी न किसी के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं, और उसके घर में भोजन करते हैं दिन भर।
सुबह से लेकर रात तक शाखाएं लगाना, लोगों से भेंट करना, लोगों को हिंदू जागरण करना, हिंदुओं को इकट्ठा करना, देश के पक्ष में बातें करना और भोजन और जलपान भी किसी दूसरे के यहाँ करना, यानी कि जिसको मोदी जी अपने शब्दों में कहते हैं भटकना। तो आरएसएस के प्रचारक लगातार भटकते हैं और सबसे बड़ा बात यह है कि वो अपना घर द्वार छोड़कर आते हैं, पब्लिसिटी में विश्वास नहीं रखते, मंचों पर जाना पसंद नहीं करते और समाज को आगे करते हैं एक माला जिसमें बहुत सारे फूल हों, उस माला का निर्माण तो करते हैं किंतु वो धागे के रूप में रहते हैं कि माले में धागा कहीं दिखाई नहीं देता, वो प्रचारक रहता है। देश के लोग जिनके पास कोई फंड नहीं होता अपना कमाते हैं, अपना खर्च करते हैं और राष्ट्र के लिए खर्च करते हैं, संघ के लिए खर्च करते हैं। ऐसा संघ के स्वयंसेवकों का स्वभाव है और ऐसे संघ के स्वयंसेवकों का चरित्र बनाया गया। पूज्य सत्संग चालक अगर मोहन जी भागवत की बात करें तो वो कहते हैं कबीरा खड़े बाजार में लय लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। संघ का मतलब ये है कि जिसके जो अपना घर फूके, घर फूकने से मतलब है कि यहां लेने के लिए ना आए, यहां पर देने के लिए आए। जो राष्ट्र को कुछ दे सकता है, किसी भी रूप में दे सकता है, उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ आना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसको कुछ दे नहीं सकता किंतु उससे कार्य करवाएगा और उस कार्य करवाने की पद्धति में वो कोई भी दायित्व दे सकता है। ऐसा दायित्व भी हो सकता है कि वो राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन जाए, वो विधायक बन जाए। हालांकि पब्लिक का क्रेज ये रहता है कि विधायक सांसद, लेकिन वो कोई भी रूप में रह सकता है। बहुत सारे संगठन संघ के काम करते हैं, हिंदू जागरण मंच काम करता है, धर्म जागरण काम करता है, भारतीय जनता पार्टी वैसा ही कुछ एक संगठन है जो संघ के स्वयंसेवक उसमें ज्यादा रहते हैं। विद्या भारती जो पूरे देश में विद्यालय चलाता है। बहुत सारे ऐसे संगठन, विश्व हिंदू परिषद सहित, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, अधिवक्ता परिषद और मजदूर संघ, ऐसे बहुत सारे संगठनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जाते हैं और वहां काम करते हैं। ऐसे संगठन के विषय में यह लिखना, मिताली सरन का किसी अखबार में यह लिखना कि ये लोग साइकोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स से भरे हुए लोग हैं, ये इंडियन नेशनल सिंबल को डिसरिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, ये कास्ट और फिजिकली अनफिट लोगों के विरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करने वाले लोग हैं, ये मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, ये ऑपरेसिव इंडियंस हैं जो देश का अहित चाहने वाले लोग हैं, ये राष्ट्र के विरुद्ध काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि आज पूज्य सरसंघ चालक मोहन जी भागवत राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे थे? क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे थे? जो राष्ट्र निर्माण की तरफ काम करे उसके विरुद्ध षड्यंत्र करना भारत का कोई आज का स्वभाव नहीं है। हमेशा से भारत की एक अवधि ऐसी रही है जो राष्ट्र के विरुद्ध काम करती है और राष्ट्र के पक्ष में काम करने वाले लोगों के विरुद्ध खड़ी होती है और तरह तरह के षड्यंत्र करती रहती है। मिताली सरन ने जिस प्रकार का स्टेटमेंट लिखा और जो अखबार ने छापा, वो अखबार की भी जिम्मेवारी बनती थी और मिताली सरन की जिम्मेवारी बनती थी कि किसी के विषय में लिखने से पहले क्या उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। अगर मुस्लिम तुष्टीकरण देश में हो रहा है, सारी पार्टियां टोपी लगाकर देश में काम कर रही हैं और देश का इस्लामाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, देश को दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिन्ना की पॉलिसीज को भारत में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और उस कोशिश के विषय में जो इंटेलेक्चुअल वर्ग खुलकर कहने वाला है, जो अपनी बात को रखता है, लोगों को इस बात के लिए आगाह करता है कि देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनकी ये पॉलिसी है, ऐसे लोगों को अराष्ट्रभक्ति कहा जाए, ऐसे लोगों को साइकोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिव कहा जाए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरुषों का संगठन है, इसलिए इनका मानना है कि ये पुरुष वर्ग को प्रधानता देते हैं, महिला को नहीं जानते। जबकि इनको नहीं मालूम कि आरएसएस की महिला विंग, राष्ट्रीय सेविका समिति, वो एक स्वतंत्र संगठन है। महिलाओं को पूरी छूट दी गई है, महिलाओं को पूर्ण अधिकार दिया गया है कि वो महिलाओं के बीच में काम करे, जिसको राष्ट्रीय सेविका समिति कहते हैं। ऐसे ही वीरांगना वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, ये ऐसी वाहिनियां हैं जो देश में स्वतंत्र काम करें,
किसी भी पुरुष वर्ग के डायरेक्शन पर काम ना करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डायरेक्शन पर काम ना करें। ये स्वतंत्र संगठन बनाए गए हैं। क्या कोई महिला कॉलेज खोलना गुनाह है? क्या महिला कॉलेज खोलना और पुरुषों का कॉलेज अलग खोलना, इस बात को कहा जाएगा कि ये साइकेटिक है, साइकोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिव पर्सन है? जब उनको नहीं मालूम तो क्या ये कहते हैं कि कास्टिज्म पर भेदभाव करने वाले लोग हैं। जो संगठन सरनेम लेने से मना करे, सरनेम लिया भी नहीं जाता, अगर किसी का नाम राजीव है तो सिर्फ राजीव को सम्मान देने के लिए राजीव जी कहा जाएगा। आप देखिए कि वर्धा के कार्यक्रम में, वर्धा के एक शिविर में गांधी जी पहुंचे। गांधी जी ने लोगों से भेंट की, अपना नाम पूछ रहे थे तो जो भी खड़ा होता वो अपना नाम सचिन बोलता, राजीव बोलता, संजीव बोलता, ऐसा कुछ नाम बोलता। गांधी जी बड़ा प्रयास करते रहे कि किसी प्रकार से सरनेम पता लगे। हर व्यक्ति कह रहा था मैं हिंदू हूं। ऐसे ही एक शिविर में डॉक्टर अंबेडकर गए। लिखित इतिहास है ये, कोई बोला हुआ इतिहास नहीं। डॉक्टर अंबेडकर गए। डॉक्टर अंबेडकर ये जानने का प्रयास करते रहे कि इस शिविर में जो लोग भी हैं उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो कौन सी जातियों से आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर पूरा प्रयास करते रहे, लेकिन वो जान नहीं पाए कि उस शिविर में कौन सी जाति का व्यक्ति कौन है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना नाम सीधा सचिन, संजीव या जो भी बोलता और दूसरा व्यक्ति उसको जी लगाकर संबोधित करता। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर अंबेडकर स्टेटमेंट देते, कहते आपका काम तो ठीक है लेकिन आपकी स्पीड बहुत स्लो है। तो उस समय के सरसंघ चालक ऐसा कहते कि स्पीड स्लो हो सकती है लेकिन दिशा सही है, इसलिए एक दिन गंतव्य तक पहुंचकर ही रहेंगे। संघ स्वतंत्रता के प्रति सम्मान नहीं करता, ऐसा एलिगेशन लगाया गया है। संघ ने 1925 में डिसाइड किया, क्योंकि उस समय सरसंघ चालक, पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार ने ये निर्णय लिया, क्योंकि वो बहुत सारी पार्टियों में काम कर चुके थे। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा तब तक वो स्वतंत्रता में भाग नहीं ले सकता। व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए उन्होंने शाखा पद्धति अपनाई, जो कि शिवाजी ने अपनाई थी। परतंत्रीय शासन में शिवाजी ने जो पद्धति अपनाई वही पद्धति अपनाई गई और शाखाएं लगाई गई। वहां पर लोगों को इकट्ठा किया गया, व्यक्तित्व निर्माण किया गया, राष्ट्र समझाया गया, राष्ट्र की जरूरतें समझाएंगी, राष्ट्र की स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, ये ट्रेनिंग सेंटर टाइप के खोले गए। और उसके बाद वो लोग जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में जाएं, जो भी स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहे हैं उसमें जब भागीदार होंगे तो वहां पर भागीदारी के बाद उस व्यक्ति को अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं हो, वो एक दिशा में एक राष्ट्र के लिए काम करना शुरू कर देगा। डॉक्टर हेडगेवार के सामने परिस्थिति आई, गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा और यह आवश्यकता पड़ी कि लोगों को काम करना चाहिए। तो डॉक्टर हेडगेवार ने संघ के सरसंघ चालक से अपने आप को अलग किया, जबकि संगठन उन्होंने बनाया था, अपने आप को अलग किया और किसी और को सरसंघ चालक बनाया और खुद आंदोलन में चले गए। लोगों ने पूछा कि गांधी जी के आंदोलन में आप सरसंघ चालक के नाते क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि संघ व्यक्तित्व निर्माण करेगा, संघ व्यक्तित्व निर्माण करेगा। अगर हम ट्रेनिंग देने में सफल हो गए तो व्यक्ति जो यहां से निकल कर जाएगा वो स्वतंत्रता में अच्छा भाग ले सकता है। अगर मैं सरसंघ चालक के नाते गया तो रास्ता भटक सकता हूं और संघ स्वतंत्रता आंदोलन में यह कहा जाएगा, सरसंघ चालक के नाते अगर मैं गया तो यह कहा जाएगा संघ भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा। जबकि संघ का काम ट्रेनिंग सेंटर है, वो एक स्कूल है, उसमें व्यक्तित्व निर्माण की ट्रेनिंग ही होनी चाहिए। या मैं और स्वयंसेवक सब जाएंगे लेकिन वो संघ के दायित्ववान कार्यकर्ता के नाते नहीं जाएंगे। आह्वान किया गया कि संघ कुछ नहीं करेगा, संघ का स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। संघ कुछ नहीं करेगा मतलब संघ के नाते सिर्फ वो शाखा लगाएगा, शाखा बढ़ाएगा और व्यक्तित्व निर्माण करेगा, लोगों को ट्रेनिंग देगा। अब ये ट्रेनिंग राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग राष्ट्र को परम वैभव की तरफ ले जाने की ट्रेनिंग होती है, ये राष्ट्र में कंटकाकीर्ण मार्ग को अपनाने की ट्रेनिंग होती है, कंटक भरे मार्ग पर कैसे निपटा जाएगा इसकी ट्रेनिंग होती है। तो वो फिर राष्ट्र की परिस्थितियों में, राष्ट्र की विपरीत परिस्थितियों में स्वयंसेवक जब खड़ा होता है तो इनको लगता है कि ये ट्रेनिंग सेंटर ही बंद होना चाहिए। जैसे भारत के गुरुकुल बंद किए गए, जैसे भारत की यूनिवर्सिटियां बंद की गई, जैसे भारत के अन्य गुरुकुल परंपराओं को बंद किया गया, वैसे ही इसको बंद करना ही एक उपाय है। इसलिए ये लगातार पीछे पड़े रहते। अंग्रेजों ने बैन लगाया, कोई पहली बात नहीं थी, अंग्रेजों ने बैन लगाया, नेहरू ने बैन लगाया,
इंदिरा गांधी ने बैन लगाया और राम मंदिर आंदोलन के समय बैन लगा। ये बैन लगाकर संघ को रोकना चाहते हैं, जो कि नहीं रोक पाए। अब ये आर्टिकल्स लिख लिख कर इस तरह के काम करते हैं। कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये किसी भी व्यक्ति की वैल्यू लोअर नहीं कर सकता, या ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि आपकी वैल्यू इस आर्टिकल की वजह से लोअर हो गई। लोकाक्ष जी ने जो पिटीशन फाइल की होगी, उस पिटीशन में ये बात वो सिद्ध नहीं कर पाए कि उनका मनहानि कैसे हुई। क्या संघ के बारे में ऐसा कहने वालों के खिलाफ कुछ और उपाय नहीं है? करने थे, इन आर्टिकल्स के बेस पर करने थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में, चूंकि हम जानते हैं कानूनी मामला कोर्ट में जब जाता है तो टेक्निकल पॉइंट्स पर होता है, टेक्निकल पॉइंट्स पर रिजेक्ट हो गया। अब ये राष्ट्र निर्धारित करे कि क्या संघ की ऐसी छवि जो पेश करने की कोशिश इस आर्टिकल में की गई है वैसी छवि उचित है, या संघ व्यक्तित्व निर्माण कर रहा है, व्यक्तित्व निर्माण करके वो प्रधानमंत्री जी बीजेपी चले गए, बीजेपी में जाने के बाद राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका व्यक्तित्व निखर कर संसार को प्रभावित कर रहा है। ये उसी शाखा की ट्रेनिंग का परिणाम था। आज वो संघ की शाखाओं में नहीं जाते क्योंकि आवश्यकता नहीं है, वो ट्रेंड हो चुके हैं। लेकिन नए बच्चे को अगर राष्ट्र पता करना है, राष्ट्र समझाना है, राष्ट्रत्व समझाना है, वैभवशाली इतिहास बताना है, भारत की महानता बैठानी है, भारत का दर्शन दिखाना है, तो संघ की शाखा में लोगों को जाना ही होता है। आज संघ की शाखा और संघ के जो विद्यालय हैं, जो संघ से प्रेरित विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में ही राष्ट्र की शिक्षा दी जा रही, नहीं तो कॉन्वेंट में क्या नहीं हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के आर्टिकल्स जो भारत में लिखे जाते हैं, इनका क्या उपाय है ये राष्ट्र सोचकर बताएगा। ऐसे आर्टिकल्स लिखने वाले को राष्ट्र जवाब दे सकता है, कानून जवाब नहीं दे सकता, संगठन भी जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि संगठन लड़ने के लिए नहीं बना है, वो लड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ राष्ट्र निर्माण करते हैं। इसलिए राष्ट्र के लोग उस पर कुछ कह सकते हैं, राष्ट्र के लोग ही उस पर एक्शन और रिएक्शन कर सकते हैं, राष्ट्र के लोग ही उसके विषय में कुछ विचार कर सकते हैं। आप सब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ ना कुछ लिखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।